सर संडे के दिन, ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, संडे के दिन देयर इज ए प्लेस जहाँ पे वी आर गोइंग, ठीक है ना, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता और स्नैक्स वगैरह अपने बनाएंगे संडे के दिन। मॉर्निंग 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है। अपने 7 से 11-12 बजे तक जो भी काम होगा वो करके वापसी 12-1 बजे तक घर बाहर। थोड़ा सा देखिए, आरजेस के बाद से बहुत मेंटल प्रेशर रहा है बच्चों पे, तो उसको भी रिड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। और जैसे इवेंट्स चल रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो 2 महीने बाद जाएंगे, 3 महीने बाद जाएंगे, तो नहीं टाइम है। अभी थोड़ा सा ठीक है, बारिश का टाइम भी है, हम थोड़ा सा चल सकते हैं, ठीक है। आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हो मुझे बता दीजिएगा। संडे को अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को जो भी जैसे कोई नाश्ता या फिर कोई भी खाना, अगर कोई भी लंच का अगर लंच बनाएंगे तो उसके लिए जो भी सामान वगैरह लेना है वो सब एक दिन पहले हम लोग अकॉर्डिंगली जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। या फिर अगर ज़्यादा लोग हैं तो कुक भी लेके चलना है ताकि कुछ अच्छा खिलाए पिलाए। डन। तो आप लोग बता दीजिएगा संडे का क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि जैसे कुछ महीने बीते हैं तो वो थोड़े स्ट्रेस फ्री थे, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल थे, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हैं। और हम देखिए पढ़ाई तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा माइंड को भी शांति चाहिए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में जो चीज हमने डिस्कस की थी वो मैं आपको बता रहा था कि हियर से एविडेंस क्या होता है, समश्रुति या फिर जनश्रुति क्या होती है, और जनश्रुति के जो हियर से एविडेंस है वो एविडेंस नहीं होता। ये नियम लिखवाया था मैंने आपको। चौथी जो चीज है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम पढ़ेंगे सेक्शन 91, 92। बहुत पासिंग सा रेफरेंस देता हूं, दोनों सेक्शन का डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए 91, 92 क्या होता है, एक बार सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। 91 ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस इन राइटिंग है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको लिखित में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी जिसको लिखित फॉर्म में होना चाहिए, तो आप उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस नहीं देंगे, प्राइमरी एविडेंस ही देंगे। मतलब अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको साबित करने के लिए सिर्फ लिखित साक्ष्य देंगे, दस्तावेजी साक्ष्य देंगे। कोई भी चीज अगर दस्तावेज में है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही एविडेंस देंगे। 91 ये बोलता है अगर कोई भी चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ है, भाई विधि के द्वारा जिसकी आवश्यकता है कि वो चीज किसमें होनी चाहिए, राइटिंग में ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, गिफ्ट क्या होता है सर, हमेशा राइटिंग में होता है, लिखित होता है गिफ्ट। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने बोल दिया कि आज से जो कार है वो आपकी हो गई, कहने से थोड़ी हो जाएगा, राइटिंग में होना चाहिए। मॉर्गेज, सेल डीड, लीज, ये सब क्या है सर, राइटिंग में होना चाहिए। अगर मुझे इनको साबित करना है, चाहे वो लीज हो चाहे वो गिफ्ट हो, इनको अगर मुझे साबित करना है, इनको प्रूव करना है, तो जो मैं एविडेंस दूंगा वो भी कौन से होंगे सर, रिटर्न नहीं होंगे, ओरल एविडेंस से नहीं कर सकता। 92 क्या बोलता है, बहुत पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको। कल जो मैंने लिखाया था आपको कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट एविडेंस, उसके जो सारे डायमेंशन थे वो सब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, हल्के हल्के हम एंटर करेंगे एविडेंस में। 92 क्या बोलता है सर, अगर कोई एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में, 91, 92 का सबसे पहला डिफरेंस, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस ये कि ये सब पे लागू होता है और ये सिर्फ और सिर्फ पक्षकारों पे लगता है। किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टीज। निकालिए एक बार सेक्शन 92 निकालिए, देखिए एज बिटवीन पार्टीज लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ है एज बिटवीन पार्टीज। एक शब्द देखिए 92 में, एक शब्द लिखा हुआ एज बिटवीन, मेरे पास डायरेक्ट नहीं है तो मुझे मेरा डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, मेरे पास एविडेंस के 10 डायरेक्ट है लेकिन अभी एक भी नहीं मिल रहा है। एज बिटवीन पार्टीज, एज बिटवीन द पार्टीज दिख रहा है कहीं पे आपको, पक्षकारों के मध्य दिख रहा है हुआ, देखो हिंदी में क्या लिखा है,
शीतल क्या लिखा हुआ है हिंदी में? मतलब सेक्शन 91 जनरल सब पे लगता है और सेक्शन 92 किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टीज पे लगता है। मान लीजिए एग्रीमेंट किया है पार्टी ने, ए और बी पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। मान लीजिए कल को बी बोलता है कि हम किसी दूसरे टर्म पे एग्री हुए थे, इन्होंने मान लीजिए ये 5 शर्तों पे राजी हुए थे, लेकिन बी बोलता है कि हम किसी दूसरी शर्त पे रजामंद हुए थे, हमारे बीच में जो शर्त थी वो कोई दूसरी थी, तो बी ये नहीं कर सकता। मतलब कल को अगर कोई भी चीज इसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है, या रिमूव करनी है, या अल्टर करनी है, मतलब कोई भी चीज हटानी है, घटानी है, बढ़ानी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देना होगा सर? उसको लिखित साक्ष्य। बात समझ में आई? कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा दिमाग? शकल मुझे समझ में आती है आप लोगों की। 91 जनरली बोलता है कि कोई भी चीज जो कि लिखित में होनी चाहिए, रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग होनी चाहिए, उसको अगर प्रूव करना है, साबित करना है, तो उसमें आप लिखित साक्ष्य दोगे, दस्तावेजी साक्ष्य दोगे, रिटर्न एविडेंस दोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे, ओरल एविडेंस नहीं दोगे। लेकिन 92 अलग बात करता है। 92 बोलता है कि अगर दो पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कोई भी पार्टी आके बोलती है कि मैं उस टर्म को हटाता हूं, बढ़ाता हूं, छोड़ता हूं, और उसको मेरे को चेंजेस करने हैं, अल्टरनेट करना है, कोई भी चीज हटानी है, बढ़ानी है, तो उसके लिए मुझे कौन सा साक्ष्य देने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन से साक्ष्य लगेंगे, कौन से एविडेंस लगेंगे? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये पार्टी ओरल एविडेंस नहीं दे सकती, ये पार्टी ओरली प्रूव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये बिल्डिंग अपने किराए पे ली हुई है मकान मालिक से, ठीक है ना? देखिए सर, समझिए एक बार, ये बिल्डिंग मैंने मकान मालिक से किराए पे ली हुई है। हमारे बीच में ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। हमारे बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को मैं किराए पे ले रहा हूँ, और इसका तो लिखित एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट किस चीज का हुआ है? ओरल एग्रीमेंट हमारे बीच में क्या हुआ है कि आप चाहो तो यहाँ पे एक खाली स्पेस पड़ा है, इस पे कैंटीन चला लेना। हो सकता है ना कल को हम ऐसी जगह खरीद लें, हमारे पास इतने बच्चे हो जाएं कि मैं नीचे किसी को एक प्रीमाइसिस सबलेट कर दूं, किसी को बोल दूं कि आके एक जगह खाली पड़ी है, इस पे कैंटीन खोल ले, तेरी कैंटीन में मेरे यहाँ के बच्चे खाएंगे, 2 पैसे तू कमा, 2 पैसे मैं कमाऊं। रिटर्न एग्रीमेंट कौन कौन सी चीज का हुआ है हमारे बीच में? सिर्फ ये 2 प्रीमाइसिस का, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का। इसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन इसका ओरल एग्रीमेंट था। अगर मुझे साबित करना है कि ये कैंटीन की पोजीशन मेरे पास है, तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। इसको याद रख लेना तुम लोग इस बात को, मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, मेरे को डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके 6 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, 6 अपवाद दिए हुए हैं सेक्शन 92 के। उसमें लिखा हुआ है एक अपवाद में कि जिसको ये कैंटीन, मतलब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आके एविडेंस दे सकती है, वो आके ओरल एविडेंस दे सकती है। देखिए एक्सेप्शन दिखाता हूं मैं आपको। प्रोवाइजो देखिए, 6 प्रोवाइजो दिख रहे हैं इसमें आपको। दूसरा देखिए, दूसरा एक्सेप्शन देखिए। चौथा देखिए, चौथे में भी दिख रहा है आपको कोई बात? दूसरे और चौथे दोनों सेम सी बात कर रहे हैं। जब डीप में पढ़ाऊंगा तब तो 1-2 क्लास ये सिर्फ ये सेक्शन खाएगा, इसके लिए सेक्शन खाएंगे। दिख रहा है आपको? अरे जो कैंटीन का ओनर है ना सर, वो आके बोल सकता है ओरली कि हाँ इनके बीच में ओरली एविडेंस हुआ, ओरली एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है उसका। लेकिन जो पार्टी जगह प्रूव करना चाहती है वो आके बोल सकती है न्यायालय में। तो ये बात समझिए, बहुत डीप में बात नहीं जा रहा हूं मैं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, जो चौथा पॉइंट था हमारा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पॉइंट था, जिसमें हमने इकरार में, बरान में जो पूरे सेक्शन आएंगे। 5वां पॉइंट क्या था सर हमारा कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं देंगे आप। कौन से देंगे? आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे, आप द्वितीयक साक्ष्य नहीं देंगे। आप क्या देंगे हमेशा? प्राथमिक साक्ष्य। आप गौण साक्ष्य नहीं देंगे, आप सिर्फ क्या देंगे? प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस देंगे। और जहां पे प्राइमरी एविडेंस नहीं है वहां पे सेकेंडरी एविडेंस देंगे। ठीक है। छठा पॉइंट क्या था हमारा? स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट।
165 का बता ही दिया मैंने आपको और लिखवा भी दिया 165 का। बाकी के सेक्शन बचते हैं 311, 313, 311, 313 क्या है? ये बहुत स्पेशल पावर है जज की। कौन बताएगा 311, 313 क्या है? हाँ जी, वकालत किसने करी है? क्या है 313 और 311? 311 इसको बोलते हैं रीसमनिंग ऑफ विटनेसेस। रीसमनिंग ऑफ विटनेसेस। नमस्ते अंकल जी। जी कल कल करूंगा अंकल। तीज है ना आज? आज नहीं। तीज है ना आज? आज नहीं। जी 311 में क्या होता है सर? जो भी गवाह होते हैं उनको बुलाया जाता है। ये कोर्ट की एक स्पेशल पावर है और जस्टिस करने के लिए अगर कोर्ट को लगता है कि कोई गवाह था जो उसकी बयान ऑलरेडी हो चुके हैं, कोर्ट क्या कर सकता है? 311 में सीआरपीसी में उसको स्पेशल पावर है कि उस गवाह को फिर से बुला सकता है। सर वापस आइए और अपने बयान फिर से दीजिए। एक केस है जायरा हबीबी, बेस्ट बेकरी केस का नाम सुना है आपने? बेस्ट बेकरी केस, जायरा हबीबी शेख, जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। चलिए 311 एक स्पेशल पावर है और 313 एक स्पेशल पावर है। 311 क्या बोलते हैं? सुनिए सर एक मिनट। 311 क्या बोलते हैं सुनिएगा। मान लीजिए आप जज हैं, कोई विटनेस आपके सामने आया और वो बयान देके चला गया, या फिर आप अभी भी आपका ट्रांसफर हुआ है, आप इसी कोर्ट में पहुंचे हैं जहां आपको लगता है कि यार आधी प्रोसीडिंग बीच में कोई छोड़ के चले गए, मतलब ट्रांसफर हो गया उन जज साहब का। आप उस कोर्ट में गए और आपने वो फाइल देखी और आपको लगा कि यार ये विटनेस जो है ना, इस विटनेस को दोबारा बुलाना चाहिए कोर्ट में एक बार और। आपने 311 की पावर का यूज करके उसको दोबारा बुला लिया। एक केस आया जायरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस था बेस्ट बेकरी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड केस था सर ये? बेस्ट बेकरी। गुजरात में दंगे हुए रॉयल्स 2001 के, और वहां पे एक बेकरी हुआ करती थी। उस बेकरी में 14 लोगों को मार दिया जला के। नारेड़ा में थी, नारोड़ा पाटिया में थी ये बेकरी, उनको मार दिया। इसमें एक प्राइम विटनेस थी जायरा शेख। जायरा शेख को कोर्ट ने बुलाया 311 के अंदर कि आइए स्टेटमेंट देके जाइए। बेसिकली जब बयान हुए तब तो जायरा शेख आई नहीं, लेकिन जायरा शेख ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि केस को ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अनदर प्लेस। लेकिन हाईकोर्ट मना कर देता है कि आपको ऑलरेडी 311 के नोटिस सर्व हो चुके हैं, आप वहां नहीं जा रहे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई फिर भी आप नहीं जा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है सर? केस को गुजरात से बॉम्बे ट्रांसफर कर देती है जायरा शेख वाले मामले। जब केस बॉम्बे पहुंचता है जायरा शेख का, तो सबकी निगाह ये होती है कि जायरा शेख का ट्रायल है, इसको बोलते हैं री ट्रायल केस। तो जायरा शेख कोर्ट में जाते हैं और सबकी निगाह ये थी कि क्या बयान देंगी है, क्योंकि ये बहुत कह रही थी कि मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जैसे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके ये लोग ये इतना कहते हैं, जितने भी बयान दिए थे उन्होंने पुलिस को सारे, मतलब ये अपने बयान से बदल गए, इनके बयान से ये पलट गए। पुलिस को दिए थे कि भाई इन लोगों ने मारा है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी माथाफोड़ी करके केस को ट्रांसफर करवाया फ्रॉम गुजरात टू बॉम्बे, इन्होंने अपने स्टेटमेंट चेंज कर लिए। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने क्या बोला कि जांच करवाई जाए इनकी, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि जब ये बयान देने वाले थे उसके 10-15 दिन पहले इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए थे। तो फॉल्स एविडेंस के केस में इनको, झूठे साक्ष्य देने के केस में कोर्ट ने इनको 5 साल की सजा भी सुनाई। तो 311 की पावर बहुत स्पेशल है, इसको बहुत स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। अरे 311 की एक विशेष शक्ति है न्यायालय की। 311 हो गया, 319 हो गया सीआरपीसी का। 319 क्या होता है? एडिशनल प्रोसिक्यूशन। अपन ये भी न्यायालय की स्पेशल पावर है, लिखा है नहीं मैंने, आप चाहे तो 311 313 के साथ में 319 भी लिखिए।
319 को भी दर्ज कीजिएगा वहां पे। 319 क्या है? 319 क्या होता है सर? एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता है, अतिरिक्त अभियोजन होता है। ये एडिशनल प्रोसिक्यूशन होता है। इसमें केस है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लोकेश क्या हुआ? मैसेज लिखिए, मैसेज लिखिए, माइक तो चालू है, मैसेज लिखिए। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस है 319 का। अब 319 का ये केस हरदीप सिंह पूछा हुआ है लास्ट ईयर आरजेएस में। 2021 वाला जो पेपर था ना सर, उस टाइम केस को पूछा है इन्होंने। अब इस केस में क्या, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और होता क्या है 319, तो भी सुनिए। मान लीजिए मैं जज हूं और मैं ट्रायल ले रहा हूं किसी भी चीज। मुझे सब सारे एविडेंस देखने के बाद मुझे पता लगता है कि यार एक ऐसा आदमी था जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने नजरअंदाज किया है, जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने मतलब पुलिस ऑफिसर ने नजरअंदाज किया है। मान लीजिए एफआईआर दर्ज हुई थी 4 लोगों पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बोल दिया कि भाई इसका कोई रोल नहीं है। क्या बोला? और कोर्ट और इसके ऊपर एफआईआर लगा दी और बाकी तीनों के अगेंस्ट मामला प्रोसीड कर दिया कोर्ट ने। सुनिएगा बात, इसको डिस्चार्ज कर दिया, अक्विट नहीं हुआ है अभी। अभी क्या हुआ है? डिस्चार्ज, उन्मोचन कर दिया इसका कि आप अभी तक आपका रोल नहीं है इसमें, डिस्चार्ज हो गया कोर्ट से। बाद में जब ट्रायल हो रही है और जज को ये समझ में आ रहा है कि यार रोल इसका है, इनका जो लीडर है ना, इनका जो किंग पिन है वो ये है, तो 319 की पावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उस मौके पे। तो हरदीप सिंह वाले केस में ये बोला। और अभी एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का इसी साल का 2024 का, शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अभी कल परसों में रीड कर रहा था इसे। उसमें भी यही बात बोली। उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया कि अगर आपको 319 का पावर का यूज करना है, और क्या यूज कैसे किया जाता है, मान लीजिए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में कोर्ट जज साहब को लगता है कि सर ये है असली आदमी, तो इसके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लेंगे, जो पहले कोर्ट ने नहीं लिया है। 319 में संज्ञान ले सकती है न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध भी जो अपराधी नहीं है, किसी थर्ड व्यक्ति के विरुद्ध भी ले सकती है कि इसने भी अपराध किया है, इसको भी अंदर लो। उसको बोलते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है इसमें, हरदीप सिंह वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो शक्ति है इसको बहुत ही स्पेरिंगली यूज करना है आपको। मतलब आप कहीं पे भी इसको यूज नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी इसको ओवर एंथुसियास्टिक में यूज, बहुत अति उत्साही होकर यूज नहीं कर सकते। आपके पास में अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं तो ही 319 का इस्तेमाल कीजिए। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? तो ही इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे डे टू डे प्रोसीडिंग्स में, तो 319 का महत्व खत्म हो जाएगा। 311 समझ में आया? 319 समझ में आया? आप समझिए 313, ये भी एक स्पेशल पावर है। इसमें होता है सर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। अभी होता क्या है इसको भी समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, ये जो स्टेज होती है सर, ये स्टेज कब आती है 313 की, वो समझिए। एफआईआर 173 2 190 में कॉग्निजेंस हो गया सर, 209 में कमिटल हो गया, ठीक है, मामला सुपुर्द हो गया 209 में जहां पे भी ट्रायल होना था। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, अभियोजन के साक्ष्य हो गए। जैसे ही अभियोजन के साक्ष्य होंगे, बीच में चार्ज फ्रेमिंग भी होता है अगर आप, हाँ वो मैंने नहीं किया, ऐसे तो बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती है। 209 के पहले की स्टेज होती है, इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है, 207 208 होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सर जैसे अभियोजन के साक्ष्य हो गए, मतलब प्रोसिक्यूशन ने बता दिया कि इसके अक्यूज के खिलाफ में क्या केस है, फिर जज साहब इसको बुलाते हैं कटघरे में।
और ये रिकॉर्ड नहीं होता एविडेंस, ये ओथ पे नहीं होता है, इट इज नॉट ऑन पर्पस, समझिए आप इसका, इट इज नॉट ऑन ओथ। एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 313 मिल जाएगा। अब ये ओथ पे क्यों नहीं होता है, समझिए बात। मान लीजिए जज साहब ने पूरा केस सुना, प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस देखे, जज साहब उसे पूछ सकते हैं प्यार से कि क्या मजबूरी हो गई थी, आपने ऐसा क्यों किया, आप हमें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्या बोलेंगे जज साहब, हमें सब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी, क्यों किया आपने ऐसा। भैया आपने पहले ही कह दिया कि आपने जनरली, अब क्या होता है ना कि अपराधी तो बोलता है कि भाई मैं गुनाह स्वीकार नहीं करता, मुझे को झूठा फंसाया है, तो अगर उसने बोला झूठा फंसाया है तो जज साहब पूछ लेंगे कि झूठा क्यों फंसाया है आपको, आप वो बताइए, समझ में आई बात। तो 313 एक वो सेक्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करता है। 313 की स्टेज मैंडेटरी है फॉर द कोर्ट्स। एविडेंस तो आप ले रहे हैं, लेकिन एविडेंस के साथ साथ में यू हैव टू इंश्योर कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी प्रोटेक्ट किया जाए अक्यूज का। 313 की स्टेज कोई बहुत सिंपल स्टेज नहीं है, माइंड दैट थिंग। समझ में आया बात, चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। तो मुझे लगता है कि अभी सीपीसी वाले जो सेक्शन है वो मैं नहीं बता रहा अभी, ठीक है ना। एक मैक्सिम है, एक मैक्सिम है, फोल्सस इन उनो फोल्सस इन ओमनिबस। फोल्सस इन उनो फोल्सस इन ओमनिबस। क्या है मैक्सिम, समझिएगा एक बार। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, इसमें लिखिए, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट falls in one particular, falls in one particular, it means that falls in one particular, falls in all, falls in one particular, falls in all। लिखिए हिंदी में, इसका अर्थ है एक बात में झूठ तो हर बात में झूठ। इसका अर्थ है एक बात में झूठ तो हर बात में झूठ। ये सिर्फ कहां पे अप्लाई होता है सर, ये रूल इंग्लैंड में अप्लाई होता है। देखिए ये नियम सिर्फ, ये नियम सिर्फ, ये नियम सिर्फ, ये नियम सिर्फ इंग्लैंड में लागू होता है, ना कि भारत में, ना कि भारत में। मतलब ऐसा है कि अगर किसी भी साक्ष्य ने, किसी भी एविडेंस, किसी भी विटनेस ने कोई भी स्टेटमेंट दिया, गवाह ने कोई भी बयान दिया, अगर उसकी एक बात झूठ निकल जाती ना सर, एक बात अगर झूठी साबित हो गई, कोर्ट ने बोला तू झूठी है, झूठी है, झूठी है, तो फिर उसका पूरा स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। समझ में आई बात। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में तो लागू नहीं होता है नियम। हमारे इंडिया में क्या होता है सर, अगर कोई झूठ भी बोल रहा है ना तो कोर्ट पूरा पेशेंस से सुनता है, कहां तक झूठ बोलेगा, कुछ तो ऐसी बात बोलेगा जो केस से लिंक करेगी। बात समझ में आ रही है। अरे तुम जज साहब हो, तुम्हारे सामने एक गवाह झूठ बोल रहा है, लेकिन कब तक झूठ बोलेगा, क्या सारी बातें झूठ बोलेगा क्या वो? अरे आटे में नमक जितना झूठ बोल लेगा क्या, नमक में आटे जितना झूठ बोलेगा क्या? कुछ तो बात होगी जो तुम्हें
थोड़ी सी कंफ्यूजिव लगेगी, अरे कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी गालिब। सुने कि आधे सीधा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इंग्लैंड वाले क्या करते हैं ना कि उसने एक भी झूठ बोला तो फिर उसके ऊपर यकीन ही नहीं करते, तू जा यहां से, उसको बोलते घर जाओ। बात समझ में आई? लेकिन यहां पे कुछ अलग सीन होता है, ठीक है। देखिए इंग्लैंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत अच्छी है। अभी एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, सावी, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी। सावी नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है, पता है आपको? तो पढ़ाई पढ़ाई मैं ऐसे चेक करता रहता हूँ बच्चा कौन सा क्या कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो एक मर्डर केस होता है इंग्लैंड का, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत अच्छी तरह से काम करती है वहां की, उसे दिखाया उन्होंने। तो इंग्लैंड में तो सर ऐसा है कि विटनेस झूठ बोल रहा है तो उसके ऊपर कभी यकीन नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। डन, बात समझ में आ गई ना? लिखिए इसमें, यदि कोई साक्ष्य, यदि कोई साक्षी, ऐसे लिखिए, यदि कोई साक्षी न्यायालय में कोई कथन करता है, 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 और यदि उस कथन का कोई भाग, 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 कथन का कोई भाग न्यायालय में झूठा करार दिया जाए, न्यायालय में झूठा करार दिया जाए, झूठा करार दिया जाए, तो उसके संपूर्ण साक्ष्य को ही, तो उसके संपूर्ण साक्ष्य को ही, तो उसके संपूर्ण साक्ष्य को ही निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उसके संपूर्ण साक्ष्य को ही निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उसके संपूर्ण साक्ष्य को ही निष्कासित कर दिया जाएगा, और उसके संपूर्ण कथन को ही झूठा करार दिया जाएगा, और उसके संपूर्ण कथन को ही झूठा करार दिया जाएगा, झूठा करार दिया जाएगा। लिखिए, इफ ए विटनेस हैज मेड ए स्टेटमेंट, इफ ए विटनेस हैज मेड ए स्टेटमेंट, इफ ए विटनेस has made a statement, if a witness has made a statement, and it is found that, and it is found that, and it is found that, and it is found that some part of the statement, some part of the statement, and it is found that some part of the statement is false, some part of his statement is false, then in England, then in England, then in England, his entire statement, then in England, his entire statement will be disregarded. Then in England, his entire statement will be disregarded, disregarded, disregarded. An entire statement will be considered as false. An entire statement will be considered as false. An entire statement will be considered as false. सर पूरे को क्या मान लेंगे? झूठा। कोर्ट कह देगा तू झूठा है, झूठा है, झूठा है, या तो झूठी है, झूठी है, झूठी है, झूठ बोलती है, ऐसे हो जाएगा। फिर कोर्ट कहेगा झूठे एक नंबर के, झूठे लोगों को साक्षी नहीं लिया जाएगा इंग्लैंड में। लेकिन अपने यहाँ तो क्या होता है ना कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतना मिल जाए। लिख, एमसीक्यू में आता है ये एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। वेदर द मैक्सिम फॉल्स अप्लाइज इन इंडिया, पार्टली अप्लाइड इन इंडिया, पार्शियली अप्लाइड इन इंडिया, नॉट अप्लाइड इन इंडिया, ऐसे एमसीक्यू आता है इसका। आगे लिखिए, हालांकि यह नियम भारत में लागू नहीं होता है, हालांकि यह नियम भारत में लागू नहीं होता है। न्यायालय, हालांकि यह नियम भारत में लागू नहीं होता है, न्यायालय यह देखता है कि, न्यायालय यह देखता है कि, न्यायालय यह देखता है कि क्या मिथ्या कथन, क्या मिथ्या कथन, क्या मिथ्या कथन बाकी अन्य कथन से पृथक्करणीय है, क्या मिथ्या कथन
बाकी कथन से पृथक्करणीय है? क्या मिथ्या कथन बाकी कथन से पृथक्करणीय है? यदि यदि हाँ तो 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 मिथ्या कथन के अतिरिक्त मिथ्या कथन के अतिरिक्त तो मिथ्या कथन के अतिरिक्त कथन को ग्राह्य कर लिया जाएगा। तो मिथ्या कथन के अतिरिक्त कथन को ग्राह्य कर लिया जाएगा। तो मिथ्या कथन के अतिरिक्त कथन को ग्राह्य कर लिया जाएगा। हिंदी में लिखेंगे प्लीज, हिंदी में लिखेंगे प्लीज, हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे प्लीज। However, however, in India the rule is different. However, in India the rule is different. However, in India the rule is different. The approach of court is altogether different. The approach of court is altogether different. The court will examine that. The court will examine that. The court will examine that whether false part of a statement, whether false part of a statement is severable, whether false part of a statement is severable, whether false part of a statement is severable, whether false part of a statement is severable from the rest part of a statement, from the rest part of a statement, and if it is severable, and if it is severable, and if it is severable, the court uses it, and if it is severable, the court admissible, and if severable, the court admissible, this severable part, the court admissible this severable part. लैंडमार्क जजमेंट लिख लीजिए, इसमें एक जजमेंट लिखिए, निसार अली। अरे एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो पढ़ रहे हैं उसका कितना महत्व है। तो मैं एमसीक्यू लगाएंगे, किसने एमसीक्यू लगाए हैं? ये एविडेंस के बहुत सारे, तो ये सब चीजें रिलेवेंट है। ये यहाँ पूछेगा वहां पूछेगा, यही कंसेप्चुअल है, ये पूछा हुआ सवाल है फॉल्स। अब इसको पढ़ लोगे ना तो तुम परीक्षा मंथन से भी अच्छे सवाल सोल्व कर लोगे। तुम खुद अपनी परीक्षा मंथन बना लो इन पेपर से, तुमको अगर यकीन ना हो ना तो देख लेना, परीक्षा मंथन में कुछ नहीं है, आए हुए सवाल पूछते हैं। एमसीक्यू लगाने के लिए कोई बुक चाहिए आपको? हिंदी मीडियम में एमसीक्यू लगाने के लिए कोई बुक? देखिए हिंदी मीडियम में बहुत लिमिटेड बुक्स हैं, अभी मुझे 2-3 साल लगेंगे अपनी खुद की बुक छापने में। देखिए आपके छोटे भाई, आपके भविष्य में जो भी होने, उनके लिए भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना मुझे कि सर अब भी बुक छापेंगे उस टाइम पे। 4 से 400 तक का सफर, ये भी अपनी जीवन कथा लिखूंगा मैं। अपनी जीवन कथा लिखूंगा, 4 से 4000 तक का सफर। तुम भी सोचोगे सर के मुंगेरी लाल के सपने हैं, ऐसे तो नहीं सोचते तुम लोग? हाँ हाँ हाँ, सुपर डैडी के साथ एक अलग फिलोसॉफी थी, वो अपने पास ही रखते थे, सुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, ऐसा उनका सिस्टम था। वो तो गरीब बच्चे को लेके आते थे। देखिए गरीब नहीं, गरीब एक अलग व्यवस्था होती है। गरीब वो होता है जो जिसके पास बिल्कुल अध्ययन के लिए संसाधन नहीं है, आप बस वो है गरीब। अध्ययन के लिए संसाधन है आपके पास, आप किसने लोन लेके डिग्री ली है आप में से? वो गरीब है। तो डिग्री के पैसे जो कॉलेज की महंगी फीस दे सकते हैं, कौन सरकारी कॉलेज से पढ़ा है आप तीनों में, चारों में से? क्या फीस थी? कितनी फीस थी? पूरी 40,000 में, 3 साल 40,000 में? नहीं हर जगह नहीं होती है।
हर जगह नहीं होती है लक्ष्मण। नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नहीं, हरियाणा वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उससे पढ़े हुए, इसलिए कम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कम है, 3,000 रुपये 4,000 रुपये साल भर की फीस है, पर सेमेस्टर की फीस है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे अब जो LLB कर रहे हैं बच्चे, उनकी ज़्यादा है। आपकी कितनी फीस थी? 30-35 हज़ार साल, पूरे 3 साल की। आपकी? अच्छा, 66,000 साल की सालाना फीस थी। 80,000 रुपये एक। तो गरीब तो नहीं है। केस लिखिए, निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट। अरे बच्चे मेहनती मिलते नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है मेरे साथ। लिखिए इसमें, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज हेल्ड दैट द अबोव मैक्सिम is not a mandatory principle in India. The above maxim is not a mandatory principle in India. Is not a mandatory principle in India. ये मेंस में पूछा जा सकता है सर, एविडेंस में, ठीक है ना? ये मेंस में पूछा हुआ है सवाल, false is no. Is not a mandatory principle in India. Rather, it is a duty of court to. Rather, it is a duty of court to. Rather, it is a duty of court to disengage the truth from falsehood. Disengage the truth from falsehood. Disengage the truth from falsehood. falsehood देखिए, ये सिद्धांत भारत में आज्ञापक रूप से लागू नहीं किया जाता। ये सिद्धांत भारत में आज्ञापक रूप से लागू नहीं किया जाता। ये सिद्धांत भारत में आज्ञापक रूप से लागू नहीं किया जाता तथा ये न्यायालय का कर्तव्य है तथा ये न्यायालय का कर्तव्य है कि सत्य को असत्य से अलग करना। ये न्यायालय का कर्तव्य है, सत्य को असत्य से अलग करना। सर स्टेटमेंट दे दिया उसने तो इतना बड़ा सारा, आधी बातें सच है। मान लीजिए उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आधी बातें तो सर क्या है, सच है, आधी बातें झूठ है। अब ये कौन पता लगाएगा क्या झूठ है क्या सच है? ये न्यायालय का कर्तव्य है। देखिए इंग्लैंड में क्या होता है ना, कि जो ऑफिसर होता है, जो कोर्ट होता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, ठीक है ना सर? तो अगर मतलब उसको लगता है कि झूठ बोल रहा है तो फिर वो पूरी तरह से उसको हटा देते हैं। लेकिन इंडिया में अपने ऐसे नहीं है। इंडिया में जजेस का काम है कि सच्चाई को बाहर निकालना है, ठीक है? एक और लाइन लिखिए, टू शिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। फ्रॉम द शाफ्ट। एक ऐसी मैक्सिम, अरे ऐसे अलग से लाइन लिख दीजिए यार। CHCIFT होगा शायद, देखते हैं एक बार, गूगल कर लेते हैं हम भी। क्या चीज हेल्ड हुई है? कौन से ईयर का केस है आपका त्रिलोकीनाथ वाला? और ये कौन साल का है? ये लैंडमार्क है। मैं लैंडमार्क लिखवा रहा हूँ, रिसेंट नहीं लिखवा रहा हूँ।
टू शिफ्ट द, इसका मतलब क्या होता है, यही आएगा, SIFT आएगा। हिंदी में इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। अरे शिफ्ट, इसका हिंदी में मतलब लिखिए, गेहूं को भूसे से अलग करना। लिखिए, गेहूं को भूसे से अलग करना। न्यायालय का काम क्या होता है? जैसे 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 असत्य में से सत्य को निकालना है, जैसे कि आप गेहूं से भूसे को अलग करते हैं, उसी को जब हम कहते हैं ना कि गेहूं को भूसे से आपने अलग कर दिया है, ये वो वाली बात है। और ये न्यायालय का कर्तव्य है, टू शिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ्ट। शाफ्ट होगा यार, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ। THAFT, एक गूगल कर लेते हैं। हाँ, शाफ, शाफ, ठीक है, इसको शाफ कर लिया जाए, ठीक है ना। देखिए ये सब लाइंस कहाँ लिखनी होती है, मैं आपको भी बताता हूँ। जब आप जजमेंट राइटिंग हो या ऑर्डर राइटिंग लिखेंगे आरजेस के लिए, तो उस टाइम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये न्यायालय का कर्तव्य, इट इज अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ। वहां पे सब लाइनें लिखनी होती है, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब गेहूं को भूसे से आप लिखोगे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा वो, लेकिन अगर आप लिखोगे कि इसकी सत्य को, मतलब कि असत्य में से सत्य को वैसे ही ढूंढ निकाला जाना चाहिए, ये न्यायालय का कर्तव्य है। कि जैसे कि भूसे में से गेहूं को, आप चाहो तो इंग्लिश में इसको इंग्लिश में भी नोट करो, ताकि आप जब शिफ्ट फ्रॉम शाफ्ट लिखोगे, जब आप गेहूं भूसा लिखोगे तो बहुत ओड लगेगा, तो इसको भी एक बार लिख लीजिए। गेहूं भूसा बहुत ही क्या लगेगा, ओड लगेगा, कि ये क्या गेहूं भूसा कर रहे हैं लड़की लोग, ऐसा बहुत अजीब सा लगेगा गेहूं भूसा लिखना। इसलिए तो हिंदी मीडियम में नोट्स कम है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, गेहूं भूसा हो जाता है, और फिर गेहूं भूसा होते हैं, फिर एग्जामिनर का दिमाग भी गेहूं भूसा हो जाता है। इसलिए आप इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा उसको, SIFT ग्रेन, ग्रेन गेहूं, SHI SIFT लिखा हुआ है, SIFT आता है, सही है। डायरेक्ट वो भी तो केस का टापा टापी करके लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ, बुक लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है इंडिया में, मैं आपको बताऊँ ना, किताब लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुनिएगा बात, किताब लिखना, नोट लिखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ आती है, प्रिंटिंग कराने में, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा नहीं 10 लाख रुपए के प्रिंट कराने का, और तुम्हारी बुक कोई कौन ही खरीदेगा मार्केट में। MCQ बना के भेज दोगे तो नए MCQ आ जाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट नहीं होता। तो आप अब जो अपन नोट्स बनाएंगे फ्यूचर में, तो विद इन 6 महीने में बना दूंगा मैं, और ये सेक्चुअली बात नहीं है, लिटरली बना दूंगा, मैं लिटरली बना दूंगा। मुझे सिर्फ एक बार थोड़ा सा आपका APU निकल जाए, इससे मेरे को मुक्ति चाहिए, क्योंकि जब से कोचिंग खोली है ये सोच के रखा था कि 2 महीने में नोट्स बना दूंगा अपने। रेलवे की करा देंगे तैयारी, नोटिफिकेशन भेजा करो, नोटिफिकेशन भेजिए। चलिए आगे लिखिए। चलिए अब आते हैं चैप्टर 4 में। चलिए अब एविडेंस पढ़ने की शुरुआत की जाए, 5 छठी क्लास हो गई है, एविडेंस पढ़ने की स्टार्टिंग की जाए। डेफिनेशन क्लोज हो गई मेरी तरफ से, खत्म। डेफिनेशन जितनी बतानी थी बता दी, प्रूव डिस्प्रूव नॉट प्रूव की बताऊंगा बाद में, जब उसका सेंस आएगा समझ में। डालिए चैप्टर 4, थोड़ा सा नए तरीके से एविडेंस को पढ़ा जाए। चैप्टर 4 में आइए, ओरल एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस, मौखिक साक्ष्य। कहां से कहां तक है सर? 59 से 60, 2 सेक्शन है इसका। फिफ्टी 59 60 2 सेक्शन है।
लिखिए इसमें, लिखिए इसमें और समझिए इसको। 59 क्या कहता है वो सुनिए। 59 क्या बोलता है उसको सुनिए एक बार। ये कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंसेस। कैसे कहता है? ऑल फैक्ट्स डिक्लोज है क्या आप एविडेंस का? 2006 वाला दे दो यार। क्या कहता है? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंसेस। मतलब ये कह रहा है कि आप सारे तथ्यों को कैसे साबित करोगे? आप सारे तथ्यों को साबित करो किससे? ओरल एविडेंस से। सिर्फ दो चीजों को छोड़ देना। दो चीजें कौन कौन सी सर? पहली चीज तो आपको छोड़नी है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, और दूसरी छोड़नी है कोई भी अभिलेख जिसमें अभिलेखों के जो भी दस्तावेज दिए हुए, जो भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो दो चीजें छोड़ दीजिए। मतलब सेक्शन 59 एक जनरल प्रोविजन है, एक सामान्य प्रावधान है, और ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझिएगा और सुनिएगा। ये कह रहा है कि सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने हैं कोर्ट के अंदर, जितने भी दस्तावेज आपको साबित करने, कोई दिक्कत नहीं, साबित कीजिए। सबके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं, सिवाय दो चीजों को छोड़ के। सिवाय दो चीजों को छोड़ के सब में आप ओरल एविडेंस दीजिए। एक तो सर जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, मतलब जहां पे कोई भी अभिलेख है, अभिलेख की अंतर्वस्तु है। अभिलेख की अंतर्वस्तु मतलब क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? लिखा हुआ है ना कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अरे ये लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट देखिए एक बार 59 क्या लिखा हुआ है। क्या होता है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट? अभिलेखों की अंतर्वस्तु क्या है? मतलब सर कोई डॉक्यूमेंट बना दिया आपने, डॉक्यूमेंट बताने दे मतलब लीज, सेल, डीड, कुछ भी एग्रीमेंट कुछ भी बना दिया, इसके अंदर जो चीज लिखी है आपने उनको क्या कहते हैं सर हम? कंटेंट्स। इसको क्या कहते हैं? अंतर्वस्तु। अभिलेखों की अंतर्वस्तु या कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है सर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ये क्या है सर? इसके ये बात समझ में आई? तो मतलब ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य आप सब तरफ दो, हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दो जगह नहीं दोगे। एक तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में नहीं दोगे, और दूसरा कहां नहीं दोगे? जहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जहां पे क्या है सर? कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अभी सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या भला है? समझ में आती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? आईपीसी सेक्शन 28, कौन सा 28 है? 29A है। कौन सा है? 29A। वहां दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? आपको कहां देखना पड़ेगा उसका, उसकी डेफिनेशन 29A में। और 29A को कहां बताया हुआ है? 21T कहां बताया हुआ है? सेक्शन 21T। के है टी है? तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं पढ़ा यार, मुझे तो कंफ्यूज करते रहते हो। ऐसे बैठ जाते हो जैसे कोई मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो, जैसे कोई मैंने लॉ के अलावा कोई अलग ही बात कर दी। मैंने कोई जर्मन लॉ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। आईपीसी की बात चल रही है हुजूर, हुजूर आला। 21K है, 21T है। अरे बहुत दिक्कत है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। अरे यार पढ़ते वही तो दिक्कत है ना, पढ़ते पढ़ते उतना ही जितना हमें जरूरत है। टू वन टी। अरे तुम अरे यार 21T ऑफ IT एक्ट। अरे तुम थोड़ा सा बुद्धि शार्प रखिए। अगर देखिए अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा शार्प होके बैठिए क्लास में, वरना कहां से कहां फंसा दूंगा मैं आगामी क्लासेस में, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। देखिए अगर सिंपल तरीके से पढ़ना है तो मैं बेरेट को लगा के स्टार्ट करता हूं, जैसे हम उसको पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज को, मैं बोलते रहता हूं तुम लिखते रहो।
माइनर एक्ट में काम चल जाता है, यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा तो मतलब पूरा गेम ओवर हो जाएगा। एपीओ बनना है, दृढ़ संकल्प है तो प्लीज थोड़ा सा बुद्धि को कुशाल करना ही है। आईपीसी में कहां 220 है, ये रहा 220। मैं कंफ्यूज इसमें था कि 220 है, अरे क्या बोला जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, तुम लोग तो बैलेट खोल लिया करो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग रही है तीज की। ऑनलाइन वाले छात्रों, अरे जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो अपनी टेबल पे डेफिनेटली उसके पास इधर बैलेट्स पड़े होंगे सारे, देखे ना हैंड टू हैंड जाके। प्लीज जैसे मिनियन बन के मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, क्लास में बैठना है तो एक्टिवली बैठिए, मूड खराब करते हो। अरे मैं कंफ्यूज में था 21T में है IT एक्ट की या 21K में है, मैं इसमें कंफ्यूज था। लेकिन कहां पे दिया हुआ है 21T। अब 21T भी देख लें एक बार IT एक्ट का, देख लें IT एक्ट की क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और ऑफलाइन की लिमिटेशन ये होती है कि सारे डायरेक्ट आप लोग नहीं लेके बैठ सकते, है ना। 10 मैंने 10 चीज रेफर करी आप, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे तो देखे ना उस चीज को। अच्छा 220 कहाँ है आईपीसी में? देखिए अगर आपका आपका थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होता, अब पढ़ा हुआ होता और आपने उसको याद करने की कोशिश की होती तो माइंड ऑटोमेटिकली वहां चला जाता। माइंड को इतना शार्प बनाइए। मुझे पता है अभी तैयारी की शुरुआत ही है, लेकिन हमें चीजों को वैसे ही पढ़ना है। हमें हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अच्छी रैंक के लिए पढ़ना है। समझ में आई बात। और आईपीसी हो गया है क्लास में एक बार, ऐसे मत देखिए हो गया है ऐसे मत देखिए, रिवीजन में करवा दिया एक बार। और आईपीसी में से नोट्स भी लिखवाए हैं, है ना, बहुत हल्के से नोट्स लिखाए ऊपर ऊपर से, लेकिन नोट्स लिखवाए हैं। और 20-25 क्लासेस में खत्म कर देता आईपीसी। अरे आईटी की डेफिनेशन दिखाना जरूरी है, क्यों दिखाऊंगा अभी वो भी देख लेना। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अभी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 65B पढ़ाऊंगा अभी कुछ दिन में। क्या पढ़ाऊंगा? 65B, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसमें भी तुमको पढ़ाना पड़ेगा कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इधर फोकस कीजिएगा 2 मिनट। क्या बोल रहा है 220, देखिए एक बार। कोई भी डेटा रिकॉर्ड या डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड रिकॉर्डेड, रिसीव्ड। बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं ना, सब बच्चे कहते हैं सर 65B नहीं लिखा जा रहा, 65B नहीं लिखा जा रहा। अरे 65B लिखा कहां से जाएगा जब आपने 220 नहीं पढ़ा तो। पहले पढ़िए 220, समझिए उसको कि क्या है 220 में, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तब जाके उसकी एडमिसिबिलिटी पे बात कीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि किस किस रूप में है सर, जो कि किस किस रूप में है सर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो कि किस रूप में, डेटा के रूप में है, रिकॉर्ड के रूप में है, डेटा जनरेटेड हुई है, इमेज के रूप में है, साउंड के रूप में है, या तो रिसीव हुई है या फिर सेंड की गई है। किस किसके अंदर सेंड की गई है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माइक्रोफिल्म में, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो फीचर में। समझिए, घर के बाहर मर्डर हुआ है, आपने सीसीटीवी लगा रखा है, आया डीवीआर लेने, पुलिस वाला आता नहीं, आता डीवीआर लेने कि सर सीसीटीवी की फोटो दे दीजिए, आता है? वो क्या मांग रहा है आपसे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड हुआ है, जो कि एक डेटा है जो कि रिकॉर्ड हुआ है, किसके रूप में? इमेज के रूप में, साउंड के रूप में, और डेटा जनरेट के रूप में। मतलब वो चीज उसमें स्टोर हो गई है, इसमें साउंड भी है, इमेज भी है। अरे सब जब इमेजेस बहुत सारी एक साथ चलती है तो वो रील बनती है। अब तुम कहोगे सर इसमें तो वीडियो लिखा ही नहीं है,
सर इमेजेस को अगर आप बहुत तेजी से गुजारेंगे तो वो वीडियो बन जाएगा। मतलब मैं अगर एक ही इमेज को एक फिल्म पे तेज स्पीड से निकालूंगा सारी को, तो वो क्या बन जाता है, वीडियो बन जाता है। एनिमेशन ऐसे ही बनता है। एनिमेशन की एनिमेटेड मूवीज देखते हैं ना अपन, एनीमे बहुत चल रहे हैं आजकल। एनिमेशन आप देखेंगे तो एनिमेशन को ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए तो किसके रूप में सर वो स्टोर कर रखी है, रिसीव्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, या माइक्रो फिल्म मतलब कोई छोटी फिल्म, छोटी फिल्म, माइक्रो मतलब स्मॉल, उसमें, या फिर कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर भी जनरेट करता है छोटी छोटी फाइल्स, जैसे एप्लीकेशन की .exe एप्लीकेशन, उसमें। यहां पे आप देखेंगे अलग अलग मतलब है, यहाँ पे आप अलग अलग मतलब देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या मतलब है, ये सिर्फ टी की डेफिनेशन है। अभी टी ए टी बी यू हमें नहीं पढ़ना, हमें इससे इनसे कोई मतलब नहीं है। तुमको डेफिनेशन समझ में आई क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? तो समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? कोई भी चीज जो कि साउंड के रूप में स्टोर हो रही है 2.1T में जो दिया हुआ है। तो मतलब अब वापस हम एविडेंस की सेक्शन 59 पे आते हैं। मतलब ये एक जनरल प्रोविजन है, ये कहता है कि ओरल एविडेंस जहां आप चाहो सब तरफ ओरल एविडेंसेस दो, लेकिन दो जगह मत दो, जहां डॉक्यूमेंट है और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही दोगे। अरे सर कोई वीडियो में दिख रहा है उसको मारते हुए, मान लीजिए एक एंगल दिखा रहा है कि वो उसको गोली मार रहा है, लेकिन दूर दूर ही एक दूर दूर ही एक और कैमरा लगा हुआ है, उस एंगल से दिख रहा है कि वो उसको नहीं मार रहा था, पहले हमला उसने किया। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक वीडियो फुटेज से सामने आ रहा है कि वो पर्सन उसको गोली मार रहा है, समझ में आई? एक कैमरे साबित हुआ है और राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर रहा है। क्या ओरल एविडेंस से साबित हो जाएगा क्या? भैया जो चीज दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे उसको ओरल एविडेंस से साबित कर दोगे क्या? यहां तो आप डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते, सेक्शन 91 बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, सेक्शन 91 पढ़ाया था। अरे इकरार में भी हुआ है ना। डॉक्यूमेंट को तो डॉक्यूमेंट से साबित करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किससे साबित करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ही साबित करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, 91 में तो डॉक्यूमेंट का लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से प्रूव करना पड़ेगा। ये कहां लिखा हुआ है? 59 में लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिखा हुआ। अगर 91 नहीं होता ना वहां पे, अगर वहां पे 91 नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 59 में खुद में ही सारी बात लिख रहा है। 59 खुद में ही सारी बात लिख के चल रहा है। 91 होता नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, पर उसने स्पेसिफिकली लिख दिया उस बात को। अरे बात समझ में आई नहीं आई? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिक बात समझ में आई ना? जो भी चीज किसी साउंड के रूप में या माइक्रोफिल्म के रूप में, माइक्रोफीचर के रूप में एक रिकॉर्ड होती है, स्टोर होती है। देखिए टफ नहीं है, पर प्लीज अपना लेवल बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? धीरे धीरे सीखेंगे। मेरे को भी पता है कि एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन मेरे पास आए तो होशियार बना के भेजूंगा। और जो बच्चा आ रहा है यहाँ पे 1.5-2 महीने से 3 महीने से, उसको समझ में भी आया होगा कि हाँ पहले पढ़ने की समझ, अंडरस्टैंड करने की समझ, वो चेंज हुआ है आपके अंदर। लिखिए लिखिए, अभी तो कुछ और स्पेशल पढ़ाऊंगा। आज तो क्लास लेट चली थी ना, अभी तो 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? आज थोड़ा लेट हो गया था ना यार, अमित छोले लेके आए थे घर से तो छोलों की आग मुझे ऊपर ले गई ऑफिस में। खाने पीने के मामले में अपन थोड़े से कमजोर हैं। अच्छा खाना हो ना तो मैं फिर, जैसे कोई स्टूडेंट बुलाता ना खाना खाने कि सर खाना खाने आना है घर पे, तो मैं उससे पूछता हूँ क्या है खाने में, तो सर सब्जी पूरी है, तो फिर तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। लेकिन वो कुछ ऐसे कहता है सर सिंपल ही खाना रखा है, घर घर के ही है, अपने 10-15 लोग ही हैं, नॉर्मल घर का ही खाना है, तो फिर बगल में मैं मना कर दूंगा नहीं। और अगर उसने बोला दाल बाटी चूरमा ऐसा कुछ बनाए है, फिर तो 50-60-100 किलोमीटर, जैसे मीनू भी है, इसको भी पूछा था मैंने क्लास में, इनके भी कुछ, एक दिन श्याम बाबा का कुछ भजन मंडली था इनका, मैंने से पूछ लिया पहले कि क्या बनेगा खाने में, तो सर दाल बाटी चूरमा है, तो मैंने कहा ठीक है आना पड़ेगा। तो 60-70 किलोमीटर जितना भी था गया मैं, और आई हैड द मील
क्योंकि देखिए खाना किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। जीवन में दो ही चीजें खुशी देती है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक तो अच्छा खाना, एक अच्छी तरह से रहना। बाकी जीवन में कैसे भी कुछ भी चलता रहे, जब तक शरीर फिट है तब तक अच्छे से खाओ पियो। क्योंकि एक टाइम डॉक्टर ही कह देगा कि भैया बीपी शुगर बढ़ गया है, तेल चिकनाई बंद कर दो। तो दिन अभी आया नहीं है, टचवुड, अभी 50 साल लौटना आए तो और मजा आ जाए। 50 साल मतलब 30 का मैं अभी हूं, और 50 मतलब 80 तक ऐसा दिन नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो नहीं मांग लिया मैंने, लिखिए, चलो ज्यादा मांग लिया तो लिखिए। धारा 59 एक घोषणात्मक प्रावधान है। सेक्शन 59 इज ए डिक्लेरेटरी प्रोविजन, दोनों को साथ ही लिखाऊंगा। अब ये भी प्रैक्टिस करता हूं मैं, दोनों बच्चों को बोर्ड नहीं दूंगा। सेक्शन 59 इज ए डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ये एक घोषणात्मक प्रावधान है कि 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 दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डेट डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेट डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिर्फ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा ही साबित किए जाएंगे। डेट डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय डेट डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इटसेल्फ। प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इटसेल्फ। प्रूव्ड बाय दैट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इटसेल्फ। हाँ जी, कहां छूटा है आपका, बताइए। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को केवल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है। समझ में आया 91 की क्या वर्थ है फिर? को दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है। सेक्शन 59 को सब हल्के में लेते हैं, लेकिन सेक्शन 59 देखा जाए ना, इट्स ए वेरी डेंजरस सेक्शन। ये गेम ओवर कर, इसने अगर इसको सही से इंटरप्रेट किया जाता ना कभी, तो ये 91 का भी गेम ओवर खुद ही कर देता। अभी जाने नहीं पड़ता आपको 91 के अंदर, लेकिन ठीक है, अब लिखा है तो अभी नहीं मान लिया, और क्या। जैसे तो 65 की बी के लिए भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से प्रूव करना पड़ेगा, कहीं लिखा है क्या ऐसा? लेकिन 59 खुद कह रहा है ना वो चीज। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यह एक सशक्त प्रावधान है। दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। यह एक सशक्त प्रावधान है जो कि घोषणा करता है इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन which declares that any fact can be proved by oral evidence। घोषणा करता है कि कोई भी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। सिवाय दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से अतिरिक्त। कहां तक लिखा? दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। It declares that any fact can be proved by oral evidences except अरे लिखिए अमित, except, अरे वाह होशियार, except the contents of document of electronic record and, ठीक है, हो गया ये, except the contents of document and electronic record। हाँ, अच्छी बात है ना, तुम्हें ट्रांसलेशन भी तो करना है ना इस एग्जाम के लिए। नहीं करना क्या ट्रांसलेशन करना है तो फिर, अरे भैया एपीयू में ट्रांसलेशन भी है। हिंदी इंग्लिश का जो समागम चल रहा है ना, समागम ही कहते हैं ना तालमेल को। समागम बड़े भारी भारी शब्द बोलने लगा हूं मैं आजकल, ठीक है। लिखिए, लेकिन अब इंटरव्यू के पर्पज से भी बताऊंगा
इंटरव्यू के पर्पज से भी बताऊंगा। सवाल तो आपने जान लिया कि ओरल एविडेंस हमेशा ऐसा है। सर सामान्य नियम क्या है? अरे सुनिए बात को, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। जनरल रूल तो ये है सर कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमेशा सुपीरियर रहेंगे ओरल एविडेंस के। यही है। अरे 59 ये तो कहता है। क्या इसका अपवाद है कुछ? अपवादों की चर्चा की जाए? अरे चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लिखिए एक्सेप्शंस, लिखिए देर आर सर्टेन सिचुएशंस, देर आर सर्टेन सिचुएशन, परंतु यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जहां मौखिक साक्ष्य, जहां मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य जहां मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जहां मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रिकॉर्ड से प्रबल है, से प्रबल है, से प्रबल है। there are certain situation where oral evidence is permissible, where oral evidence is permissible, where oral evidence is permissible, our documentary evidence or electronic evidence, our electronic record, our documentary evidences और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है सर। एक्सेप्शंस लिखिए, पहला एक्सेप्शन लिखिए, समझाऊंगा कल, समझाऊंगा कल, समझाने जाऊंगा तो 1 घंटा और ले लो, 1 घंटा और लेक्चर। तुम लोग हमेशा तैयारी क्यों रहते हो लेक्चर के लिए? यहीं पे एक्सरसाइज होता ना तो आधे घंटे में सर छोड़ो ऐसे हो गए। और इसमें इंटरेस्ट, अरे इस क्लास तक पहुंच नहीं पाएंगे अपन, 2 दिन की बात हो रही, खत्म करो एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज खत्म हो जाए ना एक बार तो मैं भी थोड़ा गंगा नहा के आऊं, गंगा नहा के आऊंगा मतलब संडे को जाके ट्रेकिंग पे। हाँ अमित, हाँ चलो चलो जहां भी हो चलो एवर रेडी रहते हैं लड़के चलने के लिए। चलो लिखिए इसमें, लिखिए इसमें धारा 63, धारा 63 उपधारा 5, धारा 63 उपधारा 5, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, जिसके अंतर्गत किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को यदि किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है, थोड़ा तेज लिखना, अंतर्वस्तु को यदि किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है, किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है, अंतर्वस्तु को किसी यदि किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है तो वह उसका मौखिक वृतांत, तो वह उसका मौखिक वृतांत, तो वह उसका मौखिक वृतांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, तो वह उसका मौखिक वृतांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, तो वह उसका मौखिक वृतांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लिखिए अंडर सेक्शन 63 क्लोज 5, अंडर सेक्शन 63 क्लोज 5, अंडर सेक्शन 63 क्लोज 5, wherever oral accounts of the contents of document, oral accounts of the contents of document, wherever oral accounts of the contents of document, oral accounts of a contents of a document given by some person, given by some person, given by some person who has himself seen it, 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 then he can give evidence. लिखिए लिखिए आगे लिखिए, then he can give evidence, then he can give evidence, then he can give evidence which can supersede, which can supersede the documentary and electronic record, which can supersede the documentary and electronic record.
which can supersede the documentary and electronic record. कल पढ़ाऊं या पढ़ाऊं? देखिए मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे को समझाना पड़ेगा ये पॉइंट थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन चलो टाइम है तो टेकिंग है, टाइम दो। एक ब्रैकेट में लिखिए सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। इसमें जो लिखा है ना मैंने, ये जो लिखा है ना अभी, इसमें लिखिए ब्रैकेट में आगे लगा के, भाई ये सेकेंडरी एविडेंस का पॉइंट है। सेक्शन 63 क्या है सर? सेकेंडरी एविडेंस का पॉइंट है। और सेक्शन 63 ये बोलता है कि सेकेंडरी एविडेंस किन किन तरीकों से दिए जा सकते हैं। मान लीजिए ये कौन है सर? विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2। ये पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था सर? एग्रीमेंट मतलब लीज मान बोल लो, जो भी क्या बोल दो उसको, मैं इसको लीज कह देता हूं, ठीक है ना। एक लीज हुई थी मकान को लेके, एक सेल डीड थी, है ना, एक विक्रय विलेख था, सेल डीड थी एक, ठीक है। ए और बी के बीच में ये था। इसके कंटेंट्स हैं, ये अभिलेख हैं, इसके कंटेंट्स हो गए ना सर इसके। अब इस कंटेंट्स का रिकॉर्ड देना है। अब दोनों पार्टीज हैं, सुनिएगा बात ध्यान से। अब दोनों पार्टीज हैं, वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकती, मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकती। कहां लिखा हुआ है? अरे अभी पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, सेक्शन कौन सा था? अरे मूर्ख बच्चों, अरे छोड़ो यार, आज के लिए तो वाले बच्चे कुछ बता देंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑनलाइन वाले कुछ बता देंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल लीव द क्लास। बहुत ही मूड खराब करते हो तुम लोग मेरे, और फ्लो तोड़ देते हो। उस स्तर पे आइए प्लीज, उस स्तर पे आइए, क्लास को ध्यान से सुनिए। हाँ देवाशीष बताइए। हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, कोई तो बच्चा हो जो थोड़ा सा खुश करे। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, बच्चे क्वेश्चन रिपीट मांग रहे हैं। सवाल ये है, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें विलेख है, ये दिस इज द कंटेंट्स। ये डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं ना आप लोग, तो वो उसके कंटेंट्स हैं, वो उसके विलेख हैं। सुनिएगा बात को और समझिएगा। पार्टीज तो कोई एविडेंस नहीं दे सकती इसके रिगार्डिंग। दोनों पार्टीज एविडेंस दे सकती है क्या? ओरल एविडेंस दे सकती है क्या दोनों पार्टीज? नहीं दे सकती। कहां लिखा है? हाँ कहां लिखा है? अरे मेरे बच्चों, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे अब तो बता दीजिए, अब तो मैंने रिपीट भी करवा दिया। बहुत ही डिसअपॉइंटेड करते हो, क्लास के शुरुआत में ही पढ़ाया है, डिस्कस किया है आज। $92 दिखाया तुमको, एज बिटवीन द पार्टीज, पक्षकारों के मध्य मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे। मूर्खता की पराकाष्ठा करते हो तुम। जो लेवल ऑफ होता है ना, वो साबित मत करो। देखो यहां साबित कर लोगे, मेरी डांट खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आते ही बताया, देखिए बैरेट में बिटवीन द पार्टीज है। मुझे को पता था कि आज मेरे को पढ़ाना है और ये दोनों टॉपिक से डील करूंगा तो मेरे आज, इसलिए आते से पहले वो पढ़ाया। तुम्हें लगता है सर ऐसे आगे ऐसे पढ़ा के चले गए कुछ भी? तो पार्टीज एविडेंसेस नहीं दे सकती, लेकिन एविडेंस कौन दे सकता है? विटनेस। अरे विटनेस साइन करने के पहले पढ़ेगा ना कि तूने क्या लिखा है। ये विटनेस आके ओरल एविडेंस दे सकता है। समझ में आई बात? हाँ कैंटीन वाला अलग है, कैंटीन वाले की बात नहीं कर रहा मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। जो गवाह है, गवाह तो दे सकता है ना, क्या गवाह पार्टी है क्या? कैंटीन वाला भी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कैंटीन वाला नहीं है। यहाँ पे हमारा एक डॉक्यूमेंट है, लीज डीड पे 2 विटनेस ने आके साइन किए हैं।
ये पार्टीज मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते, लेकिन गवाह तो दे सकता है ना। जो साक्षी है वो तो देगा ना सर, मौखिक साक्ष्य वो तो ओरल एविडेंस दे सकता है। तो पहली कंडीशन, जहां पे आप डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर भी एविडेंस दे सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट लिखिए, सेक्शन 22 ए, सेक्शन 22 है। कल आके आप दोनों बताएंगे मुझे, सारे बच्चे बताएंगे कि 22 और 22 ए क्या है, पूछूंगा कल। एविडेंस का 22 और 22 है, ये इसका एक्सेप्शन क्यों है, ये भी समझाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए सेक्शन 91, फोर्थ पॉइंट लिखिए सेक्शन 92, सेक्शन 91, 92। डिसअपॉइंट मत किया करो यार, मजा आता है पढ़ाने में जब तुम्हारे साथ फ्लो बनता रहे। ऐसे मत कीजिए, आप सबसे सीनियर हैं इन सब में। यू हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। आप सबके कंधे का आपके ऊपर, सबके ऊपर भार है आपके ऊपर। अगर देखिए, मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, जयपुर की बहुत फेमस कोचिंग है, आपको बहुत नाम है उसका, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार की बात है, सर ने कोई सवाल पूछा था किसी से, और उस टाइम क्या है ना, मेरे को घर जाना था क्योंकि भैया की शादी की शॉपिंग वगैरह चल रही थी। तो मैं एक दिन ऐसे शाम वाले बैच में चला गया, मैं मॉर्निंग में जाता था एंड आई वाज डेड स्टूडियस। तो मैं इवनिंग वाले बैच में चला गया और पूरी क्लास भरी हुई है 100 बच्चों की, और सर ने एक सवाल पूछा, एक दूसरे पूछा, फिर सर ने कहा कि चलो इससे पूछ लेते, खत्म होगा। जब मैंने नहीं बताया ना, तो सर ने बोला जब इसको नहीं आया तो फिर किसी को भी नहीं आएगा। क्या बोला सर ने? तो आपके ऊपर दारोमदार है इस क्लास का, और तुम लोग भी अपना प्रतिभा, अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाइए मुझे कि कितनी प्रतिभा है आपके अंदर, ठीक है ना, कितना टैलेंट है, कितनी पोटेंशियल है, आगामी समय बता देगा। लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए जी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मुझे 22 से सुनाएंगे, सेक्शन 91 92 भी बताएंगे कि व्हाई दे आर सुपरसीड द सेक्शन 59। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।